हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और सारे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबके मैं सब पढ़ाने वाला हूं। तो जुड़े रहिए इस लेक्चर से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पार्लियामेंट देख लेते हैं। पार्लियामेंट आपका तीन चीज रहता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का आपका अलग से एक ये रहता है। आपसे बार बार पूछा जाएगा कि क्या प्रेसिडेंट एक अलग एंटिटी है और कितने मतलब आपके सब पार्ट्स होते हैं पार्लियामेंट के, तो आपको तीन सेलेक्ट करना है। ठीक है, पार्लियामेंट आपका आर्टिकल 79 में दिया हुआ है, लोकसभा 81, राज्यसभा 80 और प्रेसिडेंट 52। ठीक है, राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोकसभा को लोअर हाउस या पॉपुलर हाउस बोला जाता है। ठीक है, और फिर देख लीजिए आपका परमानेंट हाउस जो कि राज्यसभा रहता है, ये आपका फोर्थ स्केड्यूल में दिया हुआ है, फोर्थ। ये मैं आपको स्केड्यूल भी पढ़ाने वाला हूँ, उसका ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप याद कर सकते हैं। इसमें 250 मेंबर रहते हैं, 238 जो रहते हैं वो सीधा आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हिंदी क्या हुआ आपका, विधानसभा। ठीक है, विधानसभा से डायरेक्ट आते हैं, और 12 जो रहते हैं वो आपका प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, राष्ट्रपति। अभी करेंटली कितने, 243। ठीक है, 6 साल का इनका कार्यकाल होता है। हर 2 साल में 1/3 आपके रिटायर कर जाते हैं। 1/3 आप मतलब आपके खत्म, 243 है तो हर 2 साल में आपके 80, 1/3 रिटायर कर जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, उनका कोई अलग से काम काज, प्रॉफिट मतलब बिजनेस नहीं होना चाहिए। और इंसॉल्वेंट यानी कि कंगाल व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब देखिए विधानसभा जो है वो लोकसभा के जैसे होती है। 25 साल का आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, और विधान परिषद जो होती है वो राज्यसभा के बराबर होती है। मतलब उसका 30 साल का होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और प्रेसिडेंट हो गया आपका, वाइस प्रेसिडेंट हो गया या फिर गवर्नर हो गए, इनका 35 साल का होता है मिनिमम एज है। अब पावर देख लेते हैं। आर्टिकल 249 में आपका स्टेट लिस्ट दिया हुआ है, ये आपका राज्यसभा अप्रूव करेगी। ठीक है, स्टेट लिस्ट क्या हुआ कि कौन सा काम आपका स्टेट करेगा, फिर आपका सेंट्रल लिस्ट जो सेंटर करेगा, कॉन्करेंट लिस्ट जो दोनों मिलके करेगा। ऑल इंडिया सर्विसेज के जो भी आपका बिल होगा वो हमेशा राज्यसभा से शुरू होगा। ठीक है, और ऑल इंडिया सर्विसेज के फादर वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब लोकसभा को देख लेते हैं, ये लोअर और पॉपुलर हाउस होती है। अब इसमें मैक्सिमम 550 सीट होती है, 530 आपका स्टेट वाइज और 2 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन भी पहले होते थे, पहले 552 होती थी सीट्स, लेकिन अब सिर्फ आपका 550 है। कैसे, 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA के द्वारा आपको हटा दिया गया था। ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब सीधा सीधी वोटिंग होता है इनका। फिर आ जाते हैं वोटिंग एज 18, पहले 21 थी। 61वां अमेंडमेंट 1988 में चेंज करके 18 किया गया था। लोकसभा का सीट कैसे एडजस्ट हो सकता है, सेंसस यानी कि जनगणना के आधार पर आपका लोकसभा का सीट चेंज किया जा सकता है। फिर SC के लिए 84, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट्स रिजर्व्ड है। फिर लोकसभा देख लेते हैं, 5 ईयर जो है वो आपका 6 साल तक जा सकता है इमरजेंसी के टाइम पे। ये आपका 42nd अमेंडमेंट 1976 की, अगर आपका इमरजेंसी लगा है तो 5 साल का कार्यकाल 6 साल तक जा सकता है। क्वालिफिकेशन एज क्या है भाई, 25 साल अभी बताया। डिस्क्वालिफिकेशन मतलब कि कैसे, किस आधार पर उनको हटाया जा सकता है, तो आर्टिकल 112 में दिया गया है कि पहला, उनका जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया है कि उनका कोई हाउस ऑफ प्रॉफिट ना हो, कि उनका कोई अलग से बिजनेस ना हो, वो सही पागल आदमी ना हो। अगर ये सब कुछ भी वो नहीं पूरा कर पा रहा है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरा कि पार्टी चेंज कर लेता है, जैसी जीता पार्टी चेंज, तब फिर वो भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर चेयरमैन ऑफ लोकसभा कौन होता है, स्पीकर होता है। राज्यसभा कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है।
देखिए कोई भी एक व्यक्ति दोनों का भाग नहीं हो सकता। अगर वो दोनों में सेलेक्ट हो जाता है तो उसको 14 दिन का समय दिया जाता है चूज करने के लिए कि आप कहाँ पर अपना समय व्यतीत करेंगे। और राज्यसभा वाला रिजिग्नेशन देता है अपना वाइस प्रेसिडेंट को, अगर वो नहीं है। अच्छा, और अगर आप 60 दिन तक प्रेजेंट नहीं होते हैं पार्लियामेंट में, संसद में, तब फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको अपना सीट छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अनलेस आपका कोई बहुत ऐसा मेडिकल बैकग्राउंड है तो वो आपको एग्जम्प्ट किया जा सकता है। अच्छा, जो नया लोकसभा आता है उसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट ग्रीट करेंगे, मिलेंगे और सबको अपना शपथ दिलवाएंगे। ठीक है, एक आपका बीच में जब तक आपका जो स्पीकर सेलेक्ट नहीं हो रहा है तब तक आपका एक जो बीच में है वो प्रोटर्म स्पीकर, मतलब कि टेम्पररी स्पीकर आपका सेलेक्ट होता है कि बस अभी के लिए। और उसका क्या आपका ये तरीका है कि कैसे वो सेलेक्ट होता है कि जो सबसे सीनियर आदमी होगा, जिसने सबसे ज़्यादा बार इलेक्शन जीता होगा, वो स्पीकर बनेगा जब तक नया स्पीकर सेलेक्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करेगा और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को रिजाइन करेगा आपस में। ये जो सीट है ये कभी खाली नहीं रहती है। ठीक है, हमेशा कोई ना कोई इसमें बैठे ही रहेगा। और जो स्पीकर है वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक नया लोकसभा बन नहीं जाता। इसका कास्टिंग वोट का भी तो ये होता है कि मान लीजिए कि आपका दो पक्षों का सेम वोट आ गया तो जो स्पीकर है वो अपना वोट देगा और वो बिल पास हो जाएगा। अब देख लेते हैं जॉइंट सिटिंग कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों आपका जॉइंट सिटिंग हो जाएगा। मान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, बार बार इधर से उधर हो रहा है, तब क्या कर सकता है कि एक प्रेसिडेंट समन इशू कर सकता है जॉइंट सेशन के लिए। ठीक है, और इसका जो चेयरमैन होगा वो लोकसभा के स्पीकर होगा। अच्छा, अब अगर बिल 6 महीना के लिए इधर से उधर होते रह रहा है तब प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट सेशन बुला सकता है। आर्टिकल 110 आपका मनी बिल को बताता है। मनी बिल में क्या क्या आ जाता है? टैक्स, सैलरी, इंटरेस्ट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट मतलब कि कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ। स्पीकर का जो साइन है वो नेसेसरी है, 14 दिन के अंदर आपको साइन कर देना है। सबसे पहले प्रेसिडेंट से पूछा जाता है तब वो लोकसभा में प्रेजेंट होता है। इसमें राज्यसभा को कोई पावर नहीं होता है, कोई वीटो पावर नहीं होता है, कोई अमेंडमेंट का पावर नहीं होता है। ठीक है, बस आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा कर सकते हैं, और वो भी एक बार। और अगर लोकसभा मना कर दिया तो मना हो गया। और मनी बिल में कोई जॉइंट सिटिंग भी नहीं होता है। ठीक है, पूर्णतः पावर आपका लोकसभा के पास आ जाता है। अब जो देख लेते हैं डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के बारे में। जब स्पीकर एब्सेंस होंगे तब ये प्रेसीडिंग करेंगे। ठीक है, सब काम आगे बढ़ाएंगे। इनको हटाने के कम से कम 14 दिन पहले बता देना होता है कि वो अपना जो बताना है, आंसर करना है कि हाँ ठीक है नहीं है, तो वो सब वो बता सके। ठीक है, फिर आ जाते हैं लीडर्स इन पार्लियामेंट। ठीक है, कौन कौन है भाई? हेड सबसे पहले लोकसभा स्पीकर, और राज्यसभा स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, ये ज़्यादातर आपका विनिंग पार्टी के तरफ से ही चुने जाते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे बनता है? जैसे अभी राहुल गांधी जी हैं, तो लोकसभा में आपका कम से कम 1/10 सीट होना चाहिए। मतलब 550 सीट है ना आपका, तो 1/10 यानी कि 55 सीट अगर आप लेके आए हैं तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकते हैं। और राज्यसभा में भी 1/10। ठीक है, अब देख लेते हैं कितने टाइप का बिल होता है। सबसे पहले ऑर्डिनरी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फिर मनी बिल और फिर फाइनेंशियल बिल। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल सबसे पहले हम लोग किससे शुरू करेंगे? हम लोग शुरू कर लेते हैं फाइनेंशियल बिल से। ये बहुत ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है, बट मैं ओवरऑल नॉलेज के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल बिल में आपका थोड़ा थोड़ा राज्यसभा के पास पावर होता है और बहुत सारे में नहीं होता। जैसे आपका लोकसभा का 117A और 117B का 2 पार्ट है। ठीक है, वो आपका फाइनेंशियल बिल से रिलेट करता है। आज तक देखिए 3 जॉइंट सिटिंग आई हुई है,
सबसे पहले डाउरी प्रोहिबिशन बिल, उसके बाद बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1977 और प्रिजर्वेशन ऑफ टेररिज्म बिल 2000 का। ठीक है, अब फंड्स के बारे में देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड फंड होता है 266 पार्लियामेंट, पब्लिक 266 एग्जीक्यूटिव, उतना आपसे पूछा नहीं जाता है, बस याद रख लीजिए 3 टाइप का फंड होता है। मैं जो आपको एकदम कंप्लीट नॉलेज दे रहा हूँ क्योंकि आपको इससे अच्छा से समझ में आएगा। अगर आपको मैं आके बस बता दूं कि ये जॉइंट सिटिंग होता है, 2-3 बार जॉइंट सिटिंग हुआ है, क्या क्या हुआ पता नहीं है कि नहीं, तो आपको अगर अच्छे से सब पता रहेगा तो आपको याद करने में आसानी होगी। उसमें से आप चुन सकते हैं ना कि आपको जैसे ये फंड का नाम आपको नहीं याद रखना है तो आप नहीं याद रखेंगे। ये आपका टाइप्स ऑफ बिल में खाली आपको ये याद रखना, ऑर्डिनरी, कॉन्स्टिट्यूशन, मनी और फाइनेंशियल, बस। और क्या क्या होता है नहीं याद रखना है, नहीं याद रखेंगे हम लोग, है कि नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग कमेटी में। सब इसमें 2 कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। आप बस इतना याद रख लीजिए अपने CUET के लिए कि आपका सारा जितना भी जो सरकार खर्चा करती है वो चेक करती है कि ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस इसका काम वही है और आपको नहीं याद रखना है। अब देख लीजिए 3 सेशन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बजट सेशन सबसे बड़ा होता है, फरवरी से मई, उसके बाद मॉनसून, उसके बाद विंटर। आप DMWC से याद रख सकते हैं। ठीक है, जो विंटर सेशन होता है वो शॉर्टेस्ट सेशन होता है। फिर कोरम क्या है, कोरम क्या होता है कि बिना इतने व्यक्ति के आपका संसद नहीं चलेगा। मान लीजिए अगर 10% है, मान लीजिए क्या 10% ही है, तो 550 का 10%, मतलब अगर संसद में 55 आदमी प्रेजेंट नहीं है तो आपका सेशन नहीं चलेगा। 0 आवर क्या हो गया भाई, 12 से 1, मतलब अर्जेंट कुछ एकदम बात आ गया कि आपका कि एकदम डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे तो आपका सेट होता है कि पहले से क्या क्या डिस्कशन होगा। लेकिन अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया तो वो 0 आवर में डिस्कशन किया जा सकता है, जो कि 12 से 1। क्वेश्चन आवर, सवाल पूछा जाता है आपसे सरकार से, ठीक है, ये 1 घंटे का होता है। अब 3 टाइप का क्वेश्चन होता है, स्टार, अनस्टार, शॉर्ट नोटिस। ये भी देख लीजिए बस आपका समझने के लिए कि किस टाइप का नोटिस होता है। कि स्टार मतलब ओरल क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनस्टार मतलब रिटन होगा, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा, और शॉर्ट नोटिस मतलब 10 दिन का नोटिस दिया जाएगा क्वेश्चन पूछने से पहले। फिर आ जाता है सेंसर मोशन। सेंसर मोशन क्या होता है भाई, निंदा प्रस्ताव, कि हम कुछ सरकार के बारे में बोले तो वो कुछ गलत बात है तो बस उसका सरकार का निंदा हो रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या कि अगर ये पास हो गया तब तो भाई प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। कम से कम 50 वोट चाहिए शुरू करने के लिए, आर्टिकल 75 में दिया हुआ है कि नहीं। एडजॉर्नमेंट मोशन कि अभी सब चीज बंद कर दीजिए, एडजॉर्नमेंट मतलब बंद कर दीजिए सब कुछ। स्थगित, ये आपका स्थगित प्रस्ताव। ठीक, अब यूनियन एग्जीक्यूटिव की तरफ चलते हैं हम। पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ। प्रेसिडेंट देख लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट, PM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल या ऑडिटर जनरल। अब देख लेते हैं इलेक्टेड कोलाज, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, फिर SLA मतलब कि आपका विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी का होता है आपका विधानसभा, ठीक है। प्रेसिडेंट का एज 35 होना चाहिए। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो सुप्रीम कोर्ट उसे सॉल्व करेगी, ठीक है। इनको जो ओथ है अपना शपथ कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनको शपथ दिलाएंगे। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट मतलब इनको हटाना है, तो आर्टिकल 61 में इनका दिया हुआ है कि ये कैसे हटेंगे। अब क्या क्या है उसमें कि आपको पहले तो जो भी हाउस में आएगा उसका 1/4 आदमी को इसमें साइन करना पड़ेगा। फिर 14 दिन मिलेगा प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए। उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी, इसको स्पेशल मेजॉरिटी बोला जाता है। स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा एक हाउस से, फिर 2/3 मेजॉरिटी से दूसरा हाउस से पास होगा,
तब जाके ये वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाएगा कि ये हटेंगे। ठीक है। इन केस ऑफ वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि अगर प्रेसिडेंट का सीट खाली है राष्ट्रपति का, तो प्रेसिडेंट के बाद उपराष्ट्रपति बैठेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश बैठेंगे। अगर वो भी नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज है वो बैठेंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक हो सकता है। ये एक ही बार हुआ है कि 1969 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी बैठे थे, वो चीफ जस्टिस थे और आपका प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे थे। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस क्या होता है कि आपका सुप्रीम कोर्ट भेजता है, एक ऑर्डर होता है, लेकिन ये आपका एक लॉ के समान माना जाता है। ठीक है। प्रेसिडेंट का 7 पावर होता है। कौन कौन सा हो गया भाई? सबसे पहले हो गया एग्जीक्यूटिव पावर कि अपॉइंट करेगा सबको। लेजिस्लेटिव पावर मतलब कि ज़्यादातर इसमें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है CUET के लिए, बस आप इसको देख लीजिए। इसमें मेन पावर क्या क्या है कि आपका मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेसिडेंट के लिए। बाकी बस आप एक बार रीड कर लीजिए। और जितने भी बिल हैं वो सबसे पहले प्रेसिडेंट से होके ही जाते हैं। ठीक है। अब पावर देख लेते हैं। पार्डन मतलब कि माफ़ी कर सकते हैं कोई भी सज़ा को। कम्यूट यानी कि आपका सज़ा को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको एकदम सख्त सज़ा दिया गया है तो मतलब नहीं इसको आसान सज़ा दे दे कि उतना एकदम काल कोठरी छोड़ के आपको कुछ और आसान। रिमिशन मतलब कि सज़ा कम कर देनी। रिस्पाइट यानी कि स्पेशल केस, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसका सज़ा कम हो जाएगा। रिप्रीव यानी कि स्टे लगा सकते हैं आपके सज़ा को। वीटो पावर क्या होता है कि एक तो पावर होता है कि एकदम वीटो ही कर सकते हैं। सस्पेंसिव कि आप रिकंसिडर करिए, लेकिन सेकेंड टाइम में आपको अगर आ गया प्रेसिडेंट के पास तो साइन करना ही पड़ेगा। पॉकेट, पॉकेट बिल क्या हो गया भाई कि आपका कुछ किए ही नहीं, आपका बता ही नहीं कि हाँ साइन किए नहीं किए, छोड़ दिए पॉकेट में। आपका ये कौन किए थे? ये किए थे ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह कौन से? इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल में ज्ञानी जेल सिंह किए थे, ये राजीव गांधी के समय। अब वाइस प्रेसिडेंट को देख लीजिए। ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, मतलब कि जो चेयरमैन होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा, बस इसीलिए इसको एक्स ऑफिशियो बोला जाता है। ठीक है। 35 साल का एज होगा। राज्यसभा का मेंबर जैसे इनका एलिजिबिलिटी होना चाहिए। इनका जो बिल रिमूवल होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा शुरू होगा राज्यसभा से, ये लोकसभा जाता ही नहीं है। ठीक है। इनको इलेक्ट करने के लिए सारे पार्लियामेंट मेंबर वोट करते, इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड दोनों, मतलब कि लोकसभा राज्यसभा के दोनों मेंबर इससे मतलब वोट करेंगे। अब आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर में। प्राइम मिनिस्टर और ये हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? 15% ऑफ लोकसभा, यानी कि अगर आपका 55 है तो लगभग आपका 80 के आसपास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकता है। प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड बोला जाता है और प्राइम मिनिस्टर को रियल हेड बोला जाता है। ठीक है। अब स्टेट लेजिस्लेटिव में आ जाते हैं। सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा, और ये लोकसभा के जैसी होती है। फिर विधान परिषद जो है वो आपकी राज्यसभा की जैसी होती है, विधान परिषद। ठीक है। और जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के जैसा होता है, बस पावर में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाती है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अब देख लीजिए आर्टिकल 169 में लेजिस्लेटिव काउंसिल, परिषद को मतलब आपका बनाया भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। ठीक है। विधानसभा को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे? 2/3 आपका मेजॉरिटी होना चाहिए। पार्लियामेंट में 50% + 1 वोट होता है आपका सिंपल मेजॉरिटी, और 2/3 होता है आपका स्पेशल मेजॉरिटी। ये सब के तरह से आप स्टेट लेजिस्लेटिव यानी कि विधानसभा को बना सकते हैं। कम से कम 40 लोग होना चाहिए और 1/3 होना चाहिए असेंबली का। ठीक है। और यहाँ कौन कौन से स्टेट में आपका विधान परिषद है? तो ये सब स्टेट कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, ये सब में आपका विधान परिषद है। ठीक है। ये सब कैसे कैसे आपका सेलेक्ट होता है ये सब है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। फिर सीएम आ गए, स्टेट और इसके गवर्नर, सेम पावर होता है प्रेसिडेंट जैसा, लेकिन बस ये सजा माफ नहीं कर सकते। अपॉइंटमेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहे गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। वोट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। गवर्नर हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट नहीं करेंगे, और जो आपका स्टेट कमीशन के लोग होते हैं, डीएम डीएसपी, ये सबको अपॉइंट करेंगे लेकिन हटा नहीं सकते, ठीक है। इनको ऑर्डिनेंस पावर दिया जाता है। अगर आपका मिलिट्री शासन लग जाए या कुछ भी लग जाए तो इनको ऑर्डिनेंस पावर मिला जाता है। अपॉइंटमेंट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज को अपॉइंट करेंगे। इनके पास कोई डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी पावर नहीं होती, ठीक है। फिर आ जाता है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट, रिट कौन कौन सा होता है। सबसे पहले आ गया आपका हेबियस कॉर्पस, मतलब कि आप यू हैव द बॉडी। हेबियस कॉर्पस क्या हो गया कि आपको बताया, लॉ बताया कैसे है, क्या है। मैंडेमस, टू एक्टिवेट, कि आप ये काम करिए, ठीक है। मैंडेमस टू एक्टिवेट, ये काम करिए। प्रोहिबिशन, टू इनएक्टिवेट, अगर कोई दूसरे नीचे का कोर्ट के पास चल गया और पहले ही पता चल गया तो आप एक कोर्ट को रोक दिया, टू इनएक्टिवेट, प्रोहिबिट, कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, मत करिए। सर्टोररी, अब चले गया, अब तो वो डिसीजन भी दे दिया निचला कोर्ट, तो जो अपर कोर्ट है वो सर्टोररी पास करेगा। कैसे कि क्वॉश द ऑर्डर, ऑर्डर ही खत्म कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा, खत्म कर दी। को वारंटो, व्हाट इज योर अथॉरिटी, जैसे कि आके आपसे कोई राह चलता आदमी पूछ लिया कि अपना आधार कार्ड दिखाओ, तो आप पूछेंगे भाई तुम कौन होता है पूछने वाला। को वारंटो इशू का मतलब हम केस करेंगे तुम्हारे लिए तो को वारंटो इशू होगा। तुम्हारे पास अथॉरिटी ही नहीं है मेरा आधार कार्ड चेक करने का। यही कोई आपका केस के हिस्से में एसपी या डीएसपी या थाना इंचार्ज बोले कि ऐसा ऐसा बात है, आके आपसे अच्छा से बोले, तो आप कोऑपरेट करके दिखाएंगे कि उनके पास अथॉरिटी है, ठीक है। इसीलिए अब देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, संविधान का जो आपका इमरजेंसी लगता है, 1 महीना होता है पास करने के लिए, 6 महीना का टर्म होता है, हर 6 महीना में पास हो के 6 महीना के लिए जा सकता है, मैक्सिमम 2 साल होता है। उसके बाद आपका अमेंडमेंट करके इसको बढ़ाना पड़ता है। स्टेट इमरजेंसी 2 महीना होता है पास करने के लिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी 2 महीना होता है पास करने के लिए, सब 6 महीना चलते जाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारा, वो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था, तभी ऐड हुआ था। और ये आपका, आप इसको लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है भाई कि आप अपने आसपास को साफ रखेंगे। फिर आपका और भी हो गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपका बहुत सारा आ गया, जैसे आपका इन्वायरमेंटल हो गया, फिर आपका बहुत सारा जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री वाला हो गया, और आपका फ्लैग को जो है रिस्पेक्ट करने वाला हो गया। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको लेके कोर्ट नहीं जाया जा सकता है ना। और क्या बात हो गया कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज आपका यूएसएसआर से लिया गया। अब आ जाता है अटॉर्नी जनरल में। ये सरकार का वकील होता है, ठीक है। और इसका क्वालिफिकेशन क्या है, सेम सुप्रीम कोर्ट जज जैसा होना चाहिए, 10 साल एडवोकेट या 5 साल हाई कोर्ट का जज। पीएम नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट को सिर्फ सिविल केस में प्रोटेक्ट करेगा, क्रिमिनल में नहीं। कोई भी पार्लियामेंट में जाके बैठ सकता है, कोई भी कोर्ट में जाके बैठ सकता है, प्रेसिडिंग सुन सकता है, और इसके हेल्पर को सॉलिसिटर जनरल बोला जाता है। फिर एडवोकेट जनरल वही आपका स्टेट के लिए होता है, हाई कोर्ट के जैसा, जज के जैसा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मतलब का सरकार का जो आपका हिसाब रखता है सारा खर्चा वगैरह का, वो ऑडिटर जनरल हो गया। ये इंडिपेंडेंट होता है, 65 साल का रिटायरिंग है, 6 साल का टर्म। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इलेक्शन कमीशन 324 आर्टिकल में दिया गया, 1 चीफ होगा, 2 कमिश्नर होगा, साथ में उसका 6 साल का टर्म होगा, 65 रिटायरिंग होगा।
फिर आ जाते हैं नीति आयोग में प्राइम मिनिस्टर हेड होगा। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में 1993 में चेयरपर्सन कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेयरपर्सन होंगे। 5 साल या 70 साल का एज, जो पहले हो जाए वैसे आपका हो जाएगा खत्म कार्यकाल, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। फिर आ जाते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये करप्शन के लिए खत्म करने के लिए के संथनाम, ये आपका कमेटी था जो कि इसको सजेस्ट किया था 62-64 में। CBI एक स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है। स्टैच्यूटरी बॉडी मतलब कि वो जिसका आपका एक्ट के द्वारा पास किया गया हो वो स्टैच्यूटरी बॉडी हो जाता है। लोकपाल लोकायुक्त, ये ओम्बुड्समान स्वीडन का होता है, ओम्बुड्समान उसके द्वारा लोकपाल लिया गया है। ठीक है, लोकपाल लोकायुक्त क्या करता है? सरकारी जो है आपका आदमी लोग, वो लोग के अगेंस्ट जो कोई केस हुआ या कोई चेकिंग करना है, पैसा का घोटाला वगैरह, पैसा से रिलेटेड, तो वो लोकपाल और लोकायुक्त करता है। ओम्बुड्समान स्वीडन का 5 साल या 70 साल, सुप्रीम कोर्ट का जज ही होगा। लोकायुक्त सबसे पहले महाराष्ट्र में आया था और फर्स्ट लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। इंडियंस को सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट कौन कौन सा दे गया? 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ इंडियन को मिला है और कोई भी बाहर का फॉरेन नेशनल आएगा उसको ये सब राइट नहीं मिलता है। बाकी सब उसको मिलेगा बट ये सब सिर्फ इंडियन को ही मिलेगा। जुडिशरी को रखवाला बोला जाता है संविधान का। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में आया था। 1950 में दिल्ली हाई कोर्ट बना था। 65 रिटायरिंग है। 5 साल का हाई कोर्ट जज होना चाहिए और 10 साल का एडवोकेट होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो गया आपका 131 में कि जो जो उसको काम करना है ये सब वो कर सकते हैं। कि वो अगर कुछ ऐसा हो गया कि आपका जो कोर्ट में कोई केस नहीं किया है तो भी कोर्ट अपने अधीन ले सकता है कि ये बात बहुत ज़रूरी है, तो वो अपने अधीन लेके चेक कर लेगा। फिर आ जाता है आपका रिट जुरिस्डिक्शन, जो आपका पास्ट हो मैंने बताया वो सारा रिट हो गया आपका हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, फिर आपका सर्टियोरेरी, फिर प्रिवेंशन, वो सब हो गया। फिर आपका को वारंटो, ये सब हो गया। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कि सरकार को एडवाइस दे सकता है। एपेलेट जुरिस्डिक्शन, एपेलेट क्या होता है कि पहले आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, आप संतुष्ट नहीं हुए, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गए, तो ये एपेलेट होता है। या तो फिर हाई कोर्ट आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, तो ये हो गया एपेलेट जुरिस्डिक्शन। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब जो आपका दे दिया डिसीजन वो आपका रिकॉर्ड होते जाएगा, आगे काम आएगा। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू मतलब कि आपका सरकार कोई नियम ले आया जो कि ठीक नहीं है, संविधान को खराब कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज कर सकता है कोर्ट। हाई कोर्ट सबसे पहले कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास हुआ था, उसके बाद इलाहाबाद आया था। डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है? हर कास्ट सेंसस के बाद लगता है। और कैसे होगा? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होगा। नेशनल पार्टी कौन बनता है? जिसके पास 6% वोट हो, कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट के में। ठीक है, तो वो हो गया आपका नेशनल पार्टी। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और इससे ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया जाता है। ठीक है, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गिवन बाई M.N. रॉय। M.N. रॉय जी कॉन्स्टिट्यूशन का सुझाव दिए थे। कांग्रेस पार्टी 1935 में उठाई थी ऑफिशियल डिमांड और ब्रिटिश जो है 1940 में मान गए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 रिप्रेजेंटेटिव थे, 15 वुमेन थी और 292 जो थे वो आपका अलग अलग प्रोविंस के रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है, उसमें से 4 जो हैं वो आपका दिल्ली के प्रोविंस में थे। ठीक है, 1946 में फर्स्ट ये आपका मीटिंग हुआ था जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट बोला गया था। अगर आपसे फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा जाता है और उसमें राजेंद्र प्रसाद जी और सच्चिदानंद सिन्हा दोनों, और आपसे नहीं पूछा गया कि आज़ाद भारत, आपसे बस पूछा गया कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे और उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम है, तो आप उसी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर 1946 में 11 दिसंबर को
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट सेलेक्ट कर लिया जाता है, परमानेंट चेयरमैन। ठीक है, उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो 11 सेशन, मतलब कि 2 साल 11 महीने 18 दिन मिलाकर आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को तैयार करती है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा पारित किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है वो अडॉप्ट किया गया था। 26 नवंबर को संविधान किया गया था। 24 जनवरी 1950 को नेशनल जनगण मन किया गया था, वंदे मातरम किया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही आपका सारे जो मेंबर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किए थे। 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद जी फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर आ जाता, अगर देख लीजिए ये आपका टेम्पररी सबसे पहले बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 26 जनवरी को नेशनल एम्बलम अडॉप्ट हुआ था, कौन सा? आपका जो स्तंभ है, 4 शेर वाला वो। ठीक है, सत्यमेव जयते जिसके नीचे लिखा हुआ है। फिर आपका 26 जनवरी को ये आपका फोर्स में आ गया था। ठीक है, अब एक्स्ट्रा कौन कौन सा है? ये आपका सेक्शन 8(1) से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से आपका जो है रिकॉग्नाइज किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 आदमी थे। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान था वो प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा के द्वारा हाथ से लिखा गया था। ठीक है, केसी वेयर जो बोले थे काशी फेडरल। काशी फेडरल मतलब फेडरल जैसा है। फेडरल क्या हुआ? फेडरल हुआ कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो है बिल्कुल समान पावर है, जैसे कि आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो गया, वैसा फेडरल होता है। ठीक है, ये काशी फेडरल की उसके जैसा है पर वो नहीं है, थोड़ा बहुत है। ठीक है, फिर केएम जो ये है वो आपका पॉलिटिकल, ये सब उतने इंपॉर्टेंट है। ठाकुर दास भार्गव प्रियम्बल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोले थे। याद रखिएगा, आपसे एक बार पूछा जाता है कि आर्टिकल 32 को सोल किसने बोला था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। लेकिन प्रियम्बल को किसने बोला था? तो ठाकुर दास भार्गव। ठीक है, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है 2015 से। अब जल्दी जल्दी ये सब भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे BR अम्बेडकर, स्टेट्स कमेटी के जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर के जवाहरलाल नेहरू, एडहॉक के राजेंद्र प्रसाद, नेशनल रूल्स ऑफ प्रोसीजर के राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के GV मावलंकर जो कि है फर्स्ट स्पीकर। ठीक है, फर्स्ट आपके जो चीफ जस्टिस है वो है हीरालाल J कानिया, है ना। हाउस कमेटी के सीतारामैया, लैंग्वेज कमेटी के मोतूरी से सत्यनारायणा, फिर बिजनेस कमेटी के KM मुंशी से आप याद रख सकते हैं जो बिजनेस करेंगे। एडवाइजरी कमेटी के आपका वल्लभ भाई पटेल, क्रेडेंशियल कमेटी के अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्सेज देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो लिखा हुआ है और यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है कि मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर उस पर काम करेगी, जैसे कि आपका मिड डे मील हो गया, पढ़ाई हो गया, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट। FTO फ्रीडम ऑफ ट्रेड, आप व्यापार कर सकते हैं। जॉइंट सिटिंग जो आपको पढ़ाया था ना, मिल के जो बैठक होता है वो जॉइंट सिटिंग भी यहीं से होता है। कनाडा स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट और जो भी आपका बचा हुआ पावर है वो सब आपका सेंटर के पास चल जाएगा। ठीक है, और फेडरल स्ट्रक्चर भी, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो अलग अलग है ये आपका फेडरल स्ट्रक्चर कहलाता है, वो आपका कनाडा से लिया गया। फ्रांस से रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, मतलब कि आपका बराबर रहेंगे, हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग सब अपना डिसीजन ले सकते हैं, वो सब आपका फ्रांस में। जर्मनी से इमरजेंसी लिया गया है और फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के टाइम हट जाएगी, वो लिया गया है। आयरलैंड से आपका DPSP बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट कैसे होंगे उसका तरीका लिया गया है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन का लिया गया है।
और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कैसे होगा वो भी आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। सोवियत यूनियन से आपका फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है और 5 ईयर प्लान लिया गया है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम से सबसे ज़्यादा लिया गया बाई कैमरलिज्म, मतलब कि आपका 2 सरकार होगी, दोनों का अपना अपना इलेक्शन होगा, ये सब आपका हो गया बाई कैमरलिज्म, ठीक है। ये आपका यूनाइटेड किंगडम के द्वारा लिया। कैबिनेट मिनिस्टर होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल होगा, पार्लियामेंट होगा, लोकसभा होगा, एक सिंगल सिटीजनशिप, मतलब अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप और कोई देश के सिटीजन नहीं हो सकते। अगर आपने दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली तो ऑटोमेटिकली आपका हट गया सिटीजनशिप, समझे। अब अमेरिका से हमने क्या क्या लिया, फंडामेंटल राइट्स लिया है कि इम्पीचमेंट की जज को हटा सकते हैं, वो इम्पीचमेंट। फिर जुडिशियल रिव्यू की जो कोर्ट है वो अपने आप ला सकती है कि क्या क्या, अगर कोई केस नहीं भी किया है तो अपने में देख सकती है, वो अपने अंदर केस ले सकती है। वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट हमने लिया है। प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट, प्रियम्बल क्या हो गया कि आपका उसके पहले प्रस्तावना, मान लीजिए आपका संविधान के लिए प्रस्तावना कर लिया है। फिर आपका सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज कैसे हटेंगे उसका तरीका लिया है। फिर हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, ये आपका जो संविधान है वो लिखा रहेगा, ठीक है। अब इसका जो स्केड्यूल है उसको कैसे कैसे याद करना, इसमें आप तरीका से याद करिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। टी से क्या आ गया, टेरिटरी, मतलब कि टेरिटरी क्या आपका क्या जगह है, कौन कौन सा भारत में स्टेट पड़ता है, वो आ गया आपका टेरिटरी। ई से इमोल्यूमेंट, इमोल्यूमेंट क्या हो गया आपका सैलरी, इमोल्यूमेंट मतलब पैसा, है ना। फिर ए से आ गया अफर्मेशन, अफर्मेशन क्या होता है, ओथ, मतलब कि आपका शपथ ग्रहण, ठीक है। फिर आर से आ गया आपका राज्यसभा, एस से आ गया, एस से लो, एस से आप स्केड्यूल एरिया, मतलब कि आपका कोई कोई ये एरिया हो गया कि मान लीजिए कोई सब जगह नहीं जा सकता, जैसे बहुत सारा नागालैंड में जगह कि सब नहीं जा सकता है तो वो हो गया। फिर ओ से अदर स्केड्यूल एरिया की जैसे कि आपका आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये सब जगह सब लोग नहीं जा सकते क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना है, वहाँ ट्राइब्स हैं ऐसी, तो ओ से वो आ गया। फिर फेडरल स्ट्रक्चर हो गया एफ से, फेडरल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया क्या होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये हो गया आपका फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। कि यूनियन लिस्ट में खाली केंद्र सरकार जो है वो काम करेगी, स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार और कॉन्करेंट में दोनों। ओ से हो गया आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से हो गया लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म कैसे भाई कि कुछ चेंज करना है, कुछ इधर से मतलब ये स्टेट हट के उधर आया, वो सब लैंड रिफॉर्म। डी से एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ की कोई भी जीता, केस बोलो सॉरी, ये आपका इलेक्शन जीता, दूसरा पार्टी में चल गया, फिर वापस दूसरे पार्टी में चल गया, फिर दूसरे पार्टी में चले गया, तो वो सब रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। फिर पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला पार्ट 1 जो यूनियन और टेरिटरी के बारे में, यूनियन मतलब सरकार, है ना। फिर आपका पार्ट 2 सिटीजनशिप बता देता है, 5वां से 11 आर्टिकल। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 डीपीएसपी, ये आपको लाइन से याद करना है कि पहला में आ गया आपका यूनियन, दूसरा में आ गया सिटीजन, तीसरा में आ गया हमको जो अधिकार मिलेगा, फिर सरकार को कैसे काम करना है, उसके बाद मेरा क्या काम है, उसके बाद सरकार के बारे में, उसके बाद स्टेट के बारे में, ऐसे करके आपको याद करते जाना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग पार्ट 9 में पंचायत, फिर आ जाते हैं पार्ट 9 में म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। फिर वही हो गया स्केड्यूल एरिया, ट्राइब, उतना याद नहीं रखना है। फिर आपको पार्ट 15 से बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन से आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज आ जाता है। फिर पार्ट 20 में अमेंडमेंट आ जाता है, कैसे अमेंडमेंट होगा, है ना। अब आ जाता है हम लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल में जो आपको याद रखने की जरूरत है। सबसे पहले आर्टिकल 1 to 4 क्या क्या होता है। आर्टिकल 1 में बताएगा आपका क्या नाम है, पूरा जो अलग अलग टेरिटरी है, कहाँ से कहाँ तक हम लोग का बाउंड्री है, कहाँ कौन से स्टेट है, ये सब आपका आर्टिकल 1 बताएगा। आर्टिकल 2 की नया स्टेट जो अगर कोई आएगा हमें भारत में मिलेगा तो कैसे मिलेगा। आर्टिकल 3 जो अगर तुरंत आपका कोई अभी स्टेट है और उसमें कुछ बाउंड्री चेंज करना है तो वो कैसे होगा, जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश से तेलंगाना टूटा तो वो कैसे होगा, बिहार से झारखंड अलग हुआ तो कैसे होगा, और कहाँ हुआ, कितना, वो सब यहाँ आएगा। आर्टिकल 15
मतलब सॉरी 5 में आपका सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। 11 में आपका लॉ बना सकता है पार्लियामेंट सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग, बस इतना याद रखना है। 12 से 35 आपका फंडामेंटल राइट्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 12 क्या है? स्टेट के बारे में बताता है। स्टेट मतलब कि पूरा जगह, सरकार, सब के बारे में। आर्टिकल 13 लॉ के बारे में बताता है, किसे लॉ बोलेंगे, क्या होता है लॉ, है ना, डेफिनेशन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 इक्वालिटी, हम सब में बराबरी रखेंगे। आर्टिकल 15 सब में बराबरी रखेंगे तो किसी में भेदभाव नहीं करेंगे। कैसे याद रखना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल 16 किसी में भेदभाव नहीं करेंगे तो हम सबको बराबर देंगे अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देंगे। तो अरे तुम अछूत छूत मत करो, ये हो गया आपका अछूत छूत नहीं कर सकता है तुम। उसके बाद अछूत छूत मत करो, और तुम्हारा जो तुमको जो टाइटल मिला हुआ है, अब वो कोई टाइटल भी नहीं मिलेगा तुमको, कोई जैसे गुरु खान ये सब मिलता था वो सब भी नहीं मिलेगा। खाली जो है आपका ये मिलेगा मिलिट्री टाइटल, एकेडमिक मिलेगा कि तुम पढ़ाई लिखाई करके करो, सबको एक मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। कैसे कैसे? सबसे पहले सबको बराबर है, सबको बराबर देखेंगे। बराबर देखेंगे तो हम किसी पे भेदभाव नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे तो सबको बराबर मौका देंगे, बराबर मौका देंगे तो छूत अछूत नहीं करेंगे, छूत अछूत नहीं करेंगे तो किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट मतलब कि स्पेशल टाइटल नहीं देंगे। ठीक है, अब आर्टिकल 19 में आ जाता है। आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम क्या क्या आता है? 6 फंडामेंटल राइट आता है आपका। जैसे कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, मिल के बोल सकते हैं, मिल के बोलेंगे तो अपना संगठन बना सकते हैं, अपना संगठन के साथ कहीं भी घूम सकते हैं, जहां घूमे वहां बस सकते हैं, जहां बसे वहां काम कर सकते हैं। ऐसे करके आप याद कर लीजिए। ठीक है, आर्टिकल 20 कि आपका कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस कैसे करता है भाई, कि आपको कोई भी आ गया अरेस्ट करने के लिए, है ना, आपको प्रोटेक्ट करने का वो काम करता है कि आपको अपना बोलने का मौका दिया जाएगा कि क्या हुआ, सबूत रखने का मौका दिया जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। फिर प्रोटेक्शन कि आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसको, कि अपने आप को आप लाइफ प्रोटेक्ट कर, कोई आपको ऐसा इतना भी प्रताड़ित पूछने के लिए प्रताड़ित नहीं कर सकता कि आपका जीना मुश्किल हो जाए। राइट टू डिग्निटी मतलब कि हम सर उठा के जीने का मेरा अधिकार है, ये आ गया वो सब। ठीक है, 21 से फ्री एजुकेशन 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। 22 में कि बिना मतलब का आपको अरेस्ट करके नहीं जा सकता, अरेस्ट किया है तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने दिखाना पड़ेगा, वो सब इसमें आ जाता है। 23 आपका मानव तस्करी नहीं हो सकता। 24 बच्चा लोग को आप काम नहीं देख कर आ सकते, एकदम छोटे बच्चे लोग को। फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब कि आप अपना खुद से आप देख सकते हैं कि जो भी आपका धर्म से रिलेटेड काम है वो आप अपने कर सकते हैं। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कि आपका माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को बचाना है। फिर आर्टिकल 30 कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। फिर आर्टिकल 31 जो कि डिलीट हो गया है आपका, है ना, जो कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी था। उसके बाद आर्टिकल 2 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब कि कुछ भी हुआ है आपके साथ, कुछ भी खराब हुआ, फंडामेंटल राइट में दिक्कत हुआ, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत केस कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ये B.R. अम्बेडकर ने बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 33 हो गया आपका फंडामेंटल राइट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि मिलिट्री लोग को उतना पावर नहीं मिलता है कि आप अपना कुछ भी कर सके। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैसे कैसे काम करना है, फिर लाइन से बताया भी हुआ है, आप बस ये रीड कर लीजिए, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है मैं मार्क कर दे रहा हूँ। आर्टिकल 39 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल एड, फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 पंचायती राज। 42 आपका मैटरनिटी लीव बहुत इंपॉर्टेंट है। 44 आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 50 जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव मतलब पार्लियामेंट और आपका जो जुडिशरी है वो अलग अलग रहेंगे। ठीक है, यूनियन में आपको 52 प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, 54 कैसे इलेक्ट होंगे। ठीक है, और फिर 55 कैसे इलेक्ट होंगे। 58 आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, कैसे क्या क्या उनका मिनिमम होना चाहिए तभी हो पाएंगे।
60 बताता है कि आपका शपथ, 61 बताता है कैसे हटेगी, 63 फिर आ जाता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, ये सब आपको याद रखना है ना। 66 कैसे से इलेक्ट होंगे, सब 72 कैसे प्रेसिडेंट के पास बहुत इंपॉर्टेंट है पावर होता है क्षमा कर देने का। 76 आपका अटॉर्नी जनरल का हो गया। 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। 102 हो गया आपका कैसे कैसे एमपी क्वालिफाई होंगे, डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो जाएगा, है ना। 108 हो गया जॉइंट सिटिंग। 109 हो गया मनी बिल कि आपको काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब कि राज्यसभा में नहीं आ सकते, ठीक। और 110 हो गया मनी बिल से रिलेट करके आपका ये बात करता है। फिर आगे आपका 112 बजट हो गया। फिर 124 सुप्रीम कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। 124 का दूसरा भाग, सुप्रीम कोर्ट का जज का जो है वो आपको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, जो भी देगा डिसीजन वो आपका रिकॉर्ड होते जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मतलब कि आपका जो हिसाब रखता है सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये आपका पार्डनिंग पावर गवर्नर का। 214 हाई कोर्ट। 226 रिट पावर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 32 आपको रिट पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, 226 देता है हाई कोर्ट को। डिस्ट्रिक्ट जज 233 और ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 300 है राइट टू प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट। 279 है जीएसटी काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 241 हाई कोर्ट। 243 पंचायती राज सिस्टम। ये बार बार आप रिवाइज करेंगे आपको हो जाएगा। 324 इलेक्शन कमीशन। 338 नेशनल कमीशन फॉर SC/ST। अब इमरजेंसी पावर पढ़ लेते हैं। 352 आपका नेशनल इमरजेंसी। 356 स्टेट इमरजेंसी। 359 आपका फंडामेंटल राइट सस्पेंड होगा। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। 4 का डिफरेंस में 52 हो गया आपका नेशनल, 56 हो गया स्टेट, 60 हो गया फाइनेंशियल। आर्टिकल 370 जो कि हट गया। 370 का ए है, बाकी सब हट गया, है ना। अब इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख लेते हैं हम लोग, ये बस लास्ट है, इसके बाद आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। कंप्लीट पॉलिटी। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में आया था, क्या था, 9th स्केड्यूल डाल दिया था कि एंटी जमींदार जो भी आपका 9th स्केड्यूल में चल जाएगा ना, उसको जो है जुडिशरी चेक नहीं कर सकता, ठीक है। 7वां अमेंडमेंट क्या हुआ था भाई कि आंध्र प्रदेश बना था, ठीक। 10वां क्या हुआ था, दादर नगर हवेली हम लोग को यूनियन टेरिटरी के द्वारा ऐसा एज ए यूनियन पोर्टुगाल से छीन लिया गया था। फिर 62 में गोवा दमन दीव इंडिया का यूनियन बन गया था। 13वां में आपका नागालैंड बना था। 14वां में आपका पौंडीचेरी आया था। 15 में आपका 60 से 62 हो गया था हाईकोर्ट का रिटायरमेंट एज। 22वां में आपका मेघालय का स्टेट बना था। फिर 26 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 36 1975 में सिक्किम आ गया था इंडिया में, ठीक है। 76 में आपका 42वां अमेंडमेंट आया जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, जो कि प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी डालता है, और फंडामेंटल ड्यूटी भी आया गया था, ठीक। 44वां में 1978 में आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हटा दिया गया था, केशवानंद भारती केस जो हुआ था आपका फिर बाद में, है ना। 52 में आपका 1975 एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या भाई कि आपका सरकार चेंज मतलब आप पार्टी चेंज नहीं कर सकते जीतने के बाद, है ना। फिर आ जाते हैं 87 में गोवा का एज अ स्टेट फॉर्म हो गया था। 89 में, अब देखिए ये आपको याद रखना है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, 61 में दादर नगर हवेली, 62 में गोवा, 62 में नागालैंड, 62 में पौंडीचेरी, 67 में मेघालय, 75 में सिक्किम, 87 में गोवा एज अ स्टेट बन गया था, आ तो पहले गया था। फिर 75 में सिक्किम लिखा ही है। 76 में फंडामेंटल, है ना, एक्ट जो आया था
फंडामेंटल ड्यूटी सब ऐड हुआ था 76 में, 78 में 44 राइट टू प्रॉपर्टी, 61 1989 में 21 से 18 का एज हो गया था आपका क्या, वोटिंग का एज। 73rd अमेंडमेंट है पंचायती राज, और 74 म्यूनसिपैलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। 73rd पंचायती राज, 74 आपका म्यूनसिपैलिटी। इसके बाद आपको 86 याद रखना है, फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड हुआ था, और राइट टू एजुकेशन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट टू एजुकेशन। 100वां अमेंडमेंट आपका इंडिया बांग्लादेश के साथ ये हुआ था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। 101वां हुआ था आपका जीएसटी का शगुन लिया था सरकार, 101वां। 102वां हुआ था आपका 102वां याद, 130 जो था वो आपका ईडब्ल्यूएस वाला हुआ था, ठीक है। बस ये आपको याद रखना। इसी के साथ आपका ये कंप्लीट लेक्चर खत्म होता है। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।